अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया सॉर्टिंग का फंक्शन हो गया और डिस्प्ले का फंक्शन हो गया। अब मुझे आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। जो हम लोगों ने स्टैक का फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था, स्टैक की सॉरी एडीटी जो इम्प्लीमेंट की थी, अब इसके अंदर आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि ये जो एडीटी हम लोगों ने बनाई है, स्टैक की एडीटी बनाई है, इसको अब हम लोगों ने जेनेरिक करना है। तो जिस तरह हम लोग फंक्शन से पहले टेम्पलेट टाइप नेम टी लिखते हैं, तो इसी तरह हम लोग क्लास से पहले भी जो है वो टेम्पलेट टाइप नेम टी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बताएं किस किस चीज़ को जेनेरिक करना है। मैं आपसे एक एक वेरिएबल का पूछता जाता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया, कोशिश करें कि वो लोग आंसर करें। ये बेटे, इसको आई एन टी को मैं एन, आई एन टी एन को टी एन कर दूँ? यस सर। श्योर? नो ये सर, एन क्या, एन क्या है नो हमारे सर, पास? नो सर, साइज साइज है साइज ऑफ, सर। साइज है ना, तो साइज तो कोई भी डाटा टाइप हो उसके लिए साइज तो इंटीजर ही रहेगा, है ना। एरे जो है वो उसमें 10 एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स है, तो साइज जो है इसको हम लोग जेनेरिक नहीं करेंगे। इसको जेनेरिक कर दो डाटा को। यस सर। यस सर, यस सर। टॉप इंडेक्स को जेनेरिक कर दो। नो सर, नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि इंडेक्स, एरे का जो इंडेक्स है वो भी हमारे पास हमेशा इंटीजर रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो जेनेरिक हम लोगों ने किया है वो हम लोगों ने सिर्फ जो एरे है उसको हम लोगों ने जेनेरिक कर दिया। अच्छा, अब नीचे आते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कुछ करने की जरूरत है? यस सर, डाटा में न्यू इंट की जगह पर टी लिखेंगे। वेरी गुड। तो न्यू इंट की जगह पे हमारे पास जो है वो टी आ जाएगा। अच्छा, पुश के अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत है? कोशिश करें जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया वो आंसर करें। सर यहाँ भी टी एम्परसेंड वैल्यू आ जाएगा। आईएनटी की जगह टी % वैल्यू आ जाएगा। एक्सीलेंट। टॉप के अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत है? नो सर, कांस्टेंट नहीं है। यस सर, यस सर, सर वो टॉप की रिटर्न टाइप चेंज करेंगे। रिटर्न टाइप, क्योंकि जो टॉप का फंक्शन है, एरे के टॉप पे जो एलिमेंट होता है उसको रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे उसके जो टॉप एलिमेंट है उसको रिटर्न कर रहा है। तो वो जो है वो हमें उसकी रिटर्न टाइप जो है वो अब इंटीजर नहीं होगी। जिस टाइप की एरे होगी उसी टाइप की वैल्यू जो है हम लोग रिटर्न करेंगे। पॉप को बेटे चेंज करेंगे। एम्प्टी, फुल, मेक एम्प्टी। बाकी में हमारे पास कोई चेंज नहीं होगी। अब वो जो आपका क्वेश्चन था कि कहाँ पे कंपाइलर खुद से इन्फर नहीं कर सकता, अब यहाँ पे कंपाइलर खुद से इन्फर नहीं कर सकता कि हमारे पास ये जो स्टैक है, क्योंकि हम लोगों ने इसे जेनेरिक कर दिया है। अब खाली एस लिखने से या स्टैक का मतलब नाम लिखने से अब उसे नहीं पता चलेगा कि जो स्टैक है ये हमारे पास इंटीजर टाइप की इसमें वैल्यू स्टोर होनी है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर होनी है। अब वो ये इन्फर नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा कि ये जो स्टैक है ये हमारे पास इंटीजर टाइप का स्टैक है, और ये जो दूसरा स्टैक है ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का स्टैक है। ठीक है। ओके सर। इसको अब हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। तो अब देखें हमारे पास, इसको जब हम लोग रन करते हैं तो अब ये जो हमारे पास स्टैक हम लोगों ने बनाया था, ये हमारे पास इट इज़ वर्किंग। ठीक है। तो अब देखो इसका कितना बड़ा हमें एडवांटेज हुआ कि ये एक ही हम लोगों ने डाटा टाइप, एक ही हम लोगों ने एडीटी बनाई। अब वही हमारे पास जो है वो इंटीजर्स के लिए काम करेगी, वही हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए भी काम करेगी, वही हमारे पास यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए काम करेगी। तो अब हम लोग स्टैक टी है, तो टी के अंदर अगर हम लोग जो है वो कोई वैल्यूज पुश करते हैं तो टी डॉट पुश नोट किया। ठीक है। और टी डॉट पुश तो अब हमारे पास अब वो एक और स्टैक है जिसके अंदर हम लोग ने स्ट्रिंग्स को जो है वो हम लोग पुश करा रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह हम लोग जो है वो ये लिख सकते हैं कि जब तक हमारे पास जो है वो ये स्टैक एम्प्टी नहीं होता उसको हम लोग डिस्प्ले कराते जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वाइल नॉट टी डॉट एम्प्टी, इसको हम लोग क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। ऐसे टी डॉट टॉप हो जाएगा। अभी टी जो ये स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास स्टैक हो गया ना, टी डॉट पॉप हो जाएगा और स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करा देते हैं। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स।
तो देखो उसके अंदर पहले हम लोगों ने इंटीजर वैल्यूज जो है वो पुश करवाई, वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई, उसे हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया वाइल लूप के थ्रू। फिर हम लोगों ने उसके अंदर जो स्ट्रिंग का स्टैक लिया था उसके अंदर वैल्यूज पुश करवाई, और फिर उनको हम लोगों ने जो डिस्प्ले करा दिया। इंटरेस्टिंग है ना, मतलब देखो हमें अपना स्टैक स्ट्रिंग के लिए दोबारा नहीं बनाना पड़ा, उसी को हम लोगों ने रीयूज कर लिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? सर प्रोग्राम का साइज मैटर करता है हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम का साइज मैटर करता है कि वो कम हो या ज़्यादा हो नहीं बेटे, कि फंक्शनैलिटी आजकल पे तो वो एफिशिएंसी सिर्फ अगर आप एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए काम कर रहे हैं ना, आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है उसके लिए आप काम करें, तो खैर स्मार्ट वॉच के अंदर भी गीगाबाइट्स के हिसाब से, मेगाबाइट्स के हिसाब से मेमोरी अवेलेबल होती है। तो लेकिन अगर आपके पास कोई एम्बेडेड सिस्टम है, चिप के ऊपर अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर अपना एम्बेड करना है, उसे रन करना है, और आपके पास चिप के अंदर जो मेमोरी है वो बहुत थोड़ी सी है, बहुत लिमिटेड है, वहाँ पे उसका साइज जो है वो मैटर करेगा कि आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल का साइज क्या है। अदरवाइज जो हमारे पास जनरल कंप्यूटर्स हैं, पीसीज हो गए, लैपटॉप्स हो गए, उसके अंदर जो है वो नहीं मैटर करता। ठीक है, और इन केस अगर मैटर करे भी तो अब वो हमारे पास ज़्यादा मुश्किल होगा कि हम लोग एक स्टैक की एडिटी बनाएं, उसके लिए इंटीजर के लिए एक स्टैक की एडिटी बनाएं हम लोग, स्ट्रिंग्स के लिए एक हम लोग अपने किसी और डाटा टाइप के लिए बनाएं, वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा उस चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि कॉपीज तो उस सूरत में भी क्रिएट होंगी। यहाँ पे सिर्फ ये है कि लो लेवल पे जो कॉपीज हैं वो कंपाइलर उन्हें मैनेज कर रहा है, हम लोगों ने सिर्फ हाई लेवल पे मैनेज करना उसको। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से हाई लेवल पे मैनेज करना, उसे मेंटेन करना आसान होगा। लो लेवल का भी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट ना, क्योंकि कंपाइलर खुद उसको जो है वो मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर फर्ज करें, आपको पता है कि आप सीपीपी और हेडर फाइल जो है वो अलहदा भी बना सकते हैं। तो फर्ज करें हम लोग यहाँ पे इसकी दो फाइल्स हम लोग बना लेते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं स्टैक सिंगल डॉट सीपीपी, ठीक है। और एक और हम लोग फाइल बना लेते हैं, दो फाइल्स बना लेते हैं, एक स्टैक डॉट एच बना लेते हैं, और एक जो है वो हम लोग स्टैक डॉट सीपीपी बना लेते हैं। जिस तरह आप C++ में करते हैं, दो फाइल्स बनाते हैं ना, एक हेडर फाइल बनाते हैं, एक आप उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी फाइल बनाते हैं, एक डिक्लेरेशन के लिए बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, स्टैक डॉट एच में हम लोग खाली उसकी जो उसकी डेफिनेशंस है वो मीटर, तो इसका थोड़ा हमारे पास प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट एच, स्टैक डॉट एच के अंदर हम लोगों ने खाली ये बना ली, डेफिनेशंस हम लोगों ने दे दी, और उसकी जो डिक्लेरेशन है उसके लिए हम लोगों ने स्टैक डॉट सीपीपी एक फाइल बना ली। इसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों को जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया, पॉप का फंक्शन हो गया, पॉप हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये आपको पता है कि अगर टेम्पलेट्स नहीं भी यूज़ करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैक कॉलन कॉलन स्टैक, इस तरह हर फंक्शन से पहले आपको जो है वो स्टैक जो है वो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। इसी तरह है ना, जब आप अलग-अलग दो फाइल्स बनाते हैं सीपीपी और हेडर, ठीक है, तो आपको
इस तरह हर फंक्शन से पहले आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के आपको बताना पड़ता है कि ये आपके पास जो है वो इस क्लास का जो है आपके पास फंक्शन है। अब जो टेम्पलेट है ना उसके अंदर सिर्फ स्टैक के साथ आपको उसकी जेनेरिक डाटा टाइप भी जो है वो बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे टाइप नेम टी, ठीक है, तो हम लोग टेम्पलेट टाइप नेम टी करेंगे और उसकी जो जेनेरिक डाटा टाइप है वो हम लोग यहाँ पे बता देंगे। जहाँ पे भी हमारे पास, आप बस इतना याद रखें कि जहाँ पे भी क्लास का नाम आ रहा है ना उसके साथ आपने उसकी जेनेरिक डाटा टाइप जो है वो बतानी है। तो अब अगर आप इससे दो अलग फाइल्स में कर रहे हैं तो हर फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है उससे पहले आपको जो है वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये जो है जेनेरिक फंक्शन है और किस क्लास फंक्शन है, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ पे भी आपने स्टैक का नाम यूज़ किया है वहाँ पे आपको उसके साथ टी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है वो फंक्शन नेम्स के आगे नहीं लिखेंगे लेकिन क्लास नेम के आगे वहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ओके। अब टेम्पलेट्स के साथ ना ये रिकमेंडेड होता है कि आप एक ही फाइल, इस तरह सिंगल फाइल बनाएं जिसके अंदर आप वहाँ पे डिक्लेरेशंस लिखते हैं, वहाँ पे आप डेफिनेशंस लिखते हैं, ठीक है। डिफाइन भी उधर कर लें, डिक्लेयर भी उधर ही कर लें। जब आप सीपीपी और हेडर फाइल्स को अलहदा रखना चाहते हैं और टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिकी एक चीज़ आ जाती है, काइंड ऑफ शॉर्टकट है। वो ये है कि जब आपके पास हेडर फाइल जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप सीपीपी फाइल को इंक्लूड करा लें, ठीक है, इंक्लूड स्टैक डॉट सीपीपी। तो दिस इज़ अ वर्क अराउंड कि अगर आपने टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं और उसके अंदर कोड जो है वो अपने हेडर और सीपीपी फाइल्स में अलग-अलग रखना है तो फिर आप यहाँ पे स्टैक हेडर फाइल के एंड पे स्टैक डॉट सीपीपी को जो है वो आप इंक्लूड करा लें। और इधर हम लोग एक स्टैक ड्राइवर या क्लाइंट के नाम से लिख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इंक्लूड स्ट्रीम एंड इंक्लूड स्टैक डॉट एच, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास स्टैक का कोड था वो हम लोग इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन, और अब हम लोगों ने स्टैक डॉट एच को जो है यहाँ से इंक्लूड कर लिया और अब हेडर फाइल हमारे पास अलग है और सीपीपी फाइल हमारे पास अलग है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के अंदर जो है वो मसला आ जाता है। किसी के पास इसका सोल्यूशन है कि जब हम लोग सीपीपी और हेडर फाइल्स को अलग-अलग करते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? ओके, फॉर द टाइम बिंग हम लोग इसको int साइज, देयर मस्ट बी सम सोल्यूशन ना, लेकिन जस्ट अभी मेरे जहन में नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सर हम ऐसे ही मतलब एक ही प्रोग्राम बना के उसको हेडर फाइल अलग बनाने की कोशिश कर रहा था मैं पिछली बार, तो उसमें ये मसला आ रहा था। सब कुछ सही था फिर भी एरर दे रहा था। फिर मैंने दोबारा से कोड आपने दोबारा कैसे से टाइप रिजॉल्व किया, किया? दोबारा से सारा टाइप किया सर। अलग प्रोजेक्ट बनाया उसका, दोबारा से अलग हेडर फाइल अभी बनाया और फॉर द अलग। टाइम बिंग हम लोग ये करते हैं, फॉर द टाइम बिंग हम लोग ये करते हैं कि दो कंस्ट्रक्टर्स बना लेते हैं और उसके पैरामीटर को ओवरलोड नहीं करते, ठीक है। तो अगर वो हमारे पास साइज नहीं देता तो साइज को हम लोग जो है वो 100 कर लेते हैं कि हमारे पास साइज जो है वो 100 है, ठीक है। और दैट्स इट। और अगर जो है वो पैरामीटर देता है तो फिर हम लोग तो नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। लेकिन इसका ये मतलब एक अभी टेम्परेरी हम लोगों ने इसको किया है, इसे देर मस्ट बी सम वर्क अराउंड ना। अभी वो क्या कह रहा है, ओके इसको हम लोग स्टैक डॉट एच स्टैक डॉट सीपीपी इसको भी हम लोग कंपाइल करेंगे। और वो क्या कह रहा है कि अभी उसको 100 क्यों ले रहा है,
World arguments cannot be added to an auto file definition. Only file को क्यों ले रहा है? हम लोगों ने size equal to 100 लिया. Note concept name stack और ये किसमें दे रहा stack dot cpp link to तो ओके उसके जब हेडर फाइल को हम लोग कंपाइल कर रहे हैं तो हमें उसे अलग से जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कंपाइलर को अलग से उसे पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो अब जो हमारे पास ये जो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसके अंदर हेडर और सीपीपी फाइल जो है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंथी हो गया प्रोसेस, लेकिन इट इज़ प्रीटी ट्रिवियल कि जब आपने हेडर और सीपीपी फाइल अपने अलहदा बनानी है तो आपने सारी जो है वो जो आपके पास डिक्लेयर आप कर रहे हैं, जो फंक्शंस नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो आप सारे के सारे आप लिख देंगे हेडर फाइल में, और हेडर फाइल के एंड पे आप सीपीपी फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। जो सीपीपी फाइल है जहाँ पे आपने वो फंक्शंस इंप्लीमेंट किए हुए, वहाँ पे आपने ऊपर इंक्लूड स्टैक डॉट एच नहीं करना, जिस तरह आप नॉर्मली करते होते हैं ना इंक्लूड स्टैक डॉट एच, वो आपने यहाँ पे सीपीपी फाइल में नहीं करना, ठीक है। हेडर फाइल के एंड पे आपने सीपीपी फाइल को इंक्लूड करा देना। हाँ, स्टैक डॉट एच जो भी आपके पास हेडर फाइल हो उससे आप प्रैग्मा वंस जो है वो आप लिख दिया करें, ताकि वो फाइल जो है वो अगर मल्टीपल ड्राइवर कोड्स जो है इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही मरतबा कंपाइलर उसको कंसिडर करे। तो ये जो भी हेडर फाइल होती है उसके ऊपर आप प्रैग्मा वंस जो है वो लिख लिया करें। ठीक है, सो दिस वाज प्रीटी मच इट। हाँ, एक चीज़ वो ये कि ये जो हमारे पास स्टैक है ये हम लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। स्टैक डॉट एच हम लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट किया है। हमारे पास स्टैक जो है वो एक पहले से भी C++ में इम्प्लीमेंट हुआ होता है, और जो पहले से हमारे पास इम्प्लीमेंटेड हमारे पास एडिटीज़ होती हैं उसके लिए तकरीबन जितनी भी एडिटीज़ हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे सिवाय एक दो को छोड़ के, तो ग्राफ को छोड़ के हमारे पास तकरीबन जितनी भी एडिटीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो ऑलरेडी C++ में इम्प्लीमेंटेड हैं, ठीक है। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें पता होना चाहिए कि वो एडिटीज़ जो हैं वो कैसे काम करती हैं, उनकी फंक्शनैलिटी कैसे है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग उससे पहले खुद इम्प्लीमेंट कर, हम लोग जो STL जो पहले से हमारे पास स्टैक डिफाइंड है, एडिटीज डिफाइंड है, तो